हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ब्लैक बोर्ड फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं एम करीम के वेक्टर के न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं और ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने बच्चों इस चैप्टर के 15 सवाल बनाए थे, एक से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक। अगर उन सवालों को आप नहीं बनाए हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहाँ से लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो पर जाएं और उन 15 सवालों को बना लें। फिर आए यहाँ पे। अब हम लोग 16 और उसके आगे क्वेश्चन बनाएंगे, यानी 15 नंबर क्वेश्चन से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम उठाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द 3 वेक्टर्स पी क्यू आर आर रिस्पेक्टिवली 12 न्यूटन, 5 न्यूटन, 13 न्यूटन। इफ़ पी प्लस क्यू बराबर आर दिया हुआ है तो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड क्यू। तो देखिए बच्चों, पी क्यू और आर तीनों का परिमाण दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। पी का 12, क्यू का 5 और आर का 13 है ना। तो ये दिया हुआ रिस्पेक्टिवली, जब भी बोले तो क्रम अनुसार होता है। इसका मतलब जो पहले दिया है उसका पहला मान है, जो बाद में दिया है उसके बाद, और उसके बाद वाला, तो ऐसा होता है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 16, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए बच्चों शुरू करते हैं फटाफट। सभी लोग कॉपी लेके बैठ जाइए और आप भी साथ साथ सॉल्व किया कीजिए इस क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे हमारा दिया है P का मैग्नीट्यूड, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। P का मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन दिया है। न्यूटन बच्चों फोर्स का यूनिट होता है, तो 12 न्यूटन P दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा 5 न्यूटन Q दिया हुआ है। Q दिया हुआ है बच्चों, Q का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 न्यूटन। Q का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 न्यूटन। Q का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास R का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। R का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 12 न्यूटन। कितना दिया हुआ है? 13 न्यूटन, सॉरी 13 न्यूटन। R का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 13 न्यूटन। और साथ में कह रहा है कि R बराबर P प्लस Q के है, ठीक है। ये तो वेक्टर हो गया, यानी P और Q को वेक्टर में हम जोड़ेंगे तो R के बराबर हो जाएगा। तो चलिए, हम तो जानते हैं दो वेक्टर को जोड़ने का फॉर्मूला, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? तो मैग्नीट्यूड होता है √P² Q² 2PQ cos थीटा, है ना बच्चों। तो R का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 13, वो रख दीजिए यहाँ पे, इज इक्वल टू, अंदर में आइए, P का मैग्नीट्यूड कितना दिया बच्चों? 12, ये सब मैग्नीट्यूड है, 12 का स्क्वायर। Q का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? Q का मान 5, तो प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस 2 गुने P है 12, Q है 5, और कॉस थीटा तो नहीं मालूम है, कॉस थीटा ही निकालना है, एंगल ही हमें बच्चों निकालना है इसका, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा अंदर में, तो पहले 12 का स्क्वायर, यहाँ 44 हो गया अंदर है बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 12 पंचे 60 दूनी 120 कॉस थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करना था, तो इसका भी स्क्वायर करना होगा हमें। इसका अगर पूरे का स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर से रूट ख़त्म, ठीक है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169 बराबर, ये तो रूट ख़त्म हो गया। अच्छा, 144 और 25 को जोड़िए, 5 4 9, और 4 और 2 6 और 1 169, प्लस ये 120 कॉस थीटा हो गया। इस 169 को इधर भेज दीजिए, तो 169 माइनस 169 बराबर 120 कॉस थीटा के हो जाएगा, 120 कॉस थीटा। ये इधर 0 हो गया, यानी 0 बराबर 120 कॉस थीटा के हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं 120 कॉस थीटा बराबर 0, या 120 को बच्चों उधर भेज दीजिए, तो कॉस थीटा बराबर 0/120 के हो जाएगा। और 0 में किसी भी चीज़ से भाग आप देंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। और कॉस थीटा में कितना का मान 0 डिग्री होता है? तो हम जानते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा 0 जो होता है वो कॉस 90 डिग्री पे होता है। तो यहाँ कॉस तो है ही, तो यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री हो जाएगा। यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं
और आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो और आपको कितनी मदद हो रही है आपकी। देखिए न्यूमेरिकल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ेंगे तो समझिए फिज़िक्स आपको ठीक से समझ में भी नहीं आएगी। तो यहाँ है 17 क्वेश्चन, देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स पी क्यू आर, फिर से पी क्यू आर 3 वेक्टर है, उनका परिमाण दिया हुआ है 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और 5 न्यूटन, और कह रहा है कि P प्लस क्यू बराबर आर है, देन व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन P एंड Q। तो फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन है। उस बार क्या दिया था, 12, 5 और 13 दिया हुआ था, इस बार 3, 4 और 5 दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगा पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें, फटाफट इसको अपने से खुद से सॉल्व करें। सेम प्रोसेस होगा सब कुछ बनाने का, क्वेश्चन आपके सामने है, और फिर जल्दी से कमेंट करें अपना आंसर। कर लिया? बनाओ खुद से बनाओ थोड़ा सा, है ना, पॉज करके वीडियो को। चलो शुरू करते हैं हम सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है P का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 न्यूटन, Q का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 न्यूटन और R का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 न्यूटन। ठीक है, हमसे और ये भी कह रहा है कि R बराबर P प्लस Q के है। तो बताइए P और Q के बीच में कितना कोण है, ये कह रहा है हमसे, है ना। तो चलिए हम पहले R का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड R ही कहलाता है। तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, है ना, या R का मैग्नीट्यूड का पहले मान रख देते हैं हम लोग। तो R का मान कितना है 5, तो 5 बराबर अंडर रूट, P का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर, Q का मान दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर, 2, अब P का मान 3, Q का मान 4 और कॉस थीटा ही तो हमें निकालना है ना। तो चलिए अब ऐसा करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, और नहीं तो पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 5 बराबर 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 दूनी 24 कॉस थीटा, है ना। तो आगे देखिए, 5 बराबर ये 16 9 कितना हो जाएगा 25 प्लस ये 24 कॉस थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 25 प्लस 24 कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये हो गया 25 प्लस 24 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 25 माइनस 25 बराबर 24 कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 0 बराबर 24 कॉस थीटा। तो ऐसा लिख सकते हैं कि 24 कॉस थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर यहाँ 0/24, है ना, कॉस थीटा बराबर 0/24 हो जाएगा। इसीलिए कॉस थीटा बराबर आपका हो गया 0, और ये होता है थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा में कितना का मान 0 होता है 90 डिग्री का। तो अगेन 90 डिग्री आंसर हो गया। तो कमेंट करके बताओ किसका किसका आंसर बिल्कुल सही आ गया था, है ना। जल्दी से कमेंट करके बताओ किसका किसका आंसर बिल्कुल सही आया था। तो चलो हम बढ़ेंगे अब अगले सवाल। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब बढ़ते हैं बच्चों 18 नंबर सवाल की तरफ, देखिएगा ध्यान से। तो 18 नंबर सवाल, 18 कहता है इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट कुड बी द एंगल बिटवीन P एंड R, कि ऊपर दिए गए प्रश्न जो हमारा है उनके बीच में P और किसके बीच में, P और R के बीच में कितना डिग्री का कोण है। चलिए 18 नंबर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ज़रा ध्यान देना, क्या था कि P और Q को जोड़ के आ रहा था R, है ना बच्चा। P अच्छे से समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। P और Q को जोड़ के आ रहा था R, ठीक। और साथ में ये भी पता चला कि P और Q के बीच में कोण कितना है 90 डिग्री।
P और Q के बीच में कोण कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो P और Q के बीच में अगर कोण 90 है तो क्या हम उसको ऐसे नहीं बना सकते हैं? अगर ये बना दिया हमने P तो ये क्या हो जाएगा Q। और देख लीजिए दोनों के बीच कितना कोण है 90 डिग्री का कोण है कि नहीं? ये कोण 90 डिग्री का है यहाँ पे। ठीक, लेकिन हमें कहता है कि P और R के बीच का कोण बताइए। क्या बोला है? एंगल बिटवीन P एंड R। R क्या है? इन दोनों का जोड़ है। तो अगर ट्रायंगल लॉ लगाना चाहें तो ट्रायंगल लॉ ऐसे नहीं लगेगा, Q को यहाँ लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि जहाँ से P ख़त्म हो रहा है वहीं से Q होना चाहिए शुरू। तो Q यहाँ रहे या यहाँ रहे, हम लिख ही सकते हैं एक वेक्टर को। तो इनिशियल से फाइनल जब हम मिलाएंगे तो ये जो आएगा यही इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, P और Q का रिजल्टेंट। और हमें पूछा है एंगल बिटवीन P एंड R, तो P है और R है, इसके बीच का यही एंगल है। इस एंगल को हम अल्फ़ा बोल देते हैं। ठीक है, अल्फ़ा। ठीक है, तो अगर हम निकाले बच्चों ये R और ये P, जरा ध्यान दीजिएगा, ये R और ये P, तो इस त्रिभुज में ये आपका आधार हो जाएगा क्योंकि एंगल से सटा हुआ है, और ये कर्ण है। आधार और कर्ण में कौन सा रिलेशन होता है? कॉस अल्फ़ा का होता है। तो कॉस अल्फ़ा बराबर हम लिख सकते हैं, कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार है P और कर्ण क्या है R। P का मैग्नीट्यूड और R का मैग्नीट्यूड, इनका मान रख देंगे। सो कॉस अल्फ़ा बराबर P का मान कितना दिया हुआ था? 3 दिया हुआ था, तो 3, और R का मान कितना निकाले हम लोग? 5 निकाले, 5 दिया हुआ था, सॉरी वो भी दिया था। तो हमें पूछा था एंगल यानी अल्फ़ा, तो कॉस को उधर भेज दिए, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इन्वर्स 3/5, और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। एकदम चमक गया दिमाग में, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 आपके सामने है। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, 2 न्यूमेरिकली इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एज सोन, मतलब 2 बराबर फोर्सेस 100 न्यूटन का और 100 न्यूटन का लग रहा है कहीं पे। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, तो दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम जोड़ेंगे वेक्टर के तरीके से, और जोड़ के दोनों को जोड़ के कितना आता है वो हमें बताना है। चलिए इस डायग्राम को हम बना लेते हैं कॉपी पे, और फिर हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर है बच्चों 19। ठीक है, 19। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है 2 वेक्टर, एक यूं है और एक ऐसा है ना, इधर से, हाँ इधर से। ये है 100 न्यूटन का और ये भी है 100 न्यूटन का। ठीक है, और ये कोण बता रहा है 60 डिग्री का। ठीक, अब इस सवाल को बनाने के लिए देखिए, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए गलती बहुतों ने कर दी होगी। आपने क्या गलती किया होगा पहले मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। देखिए, क्योंकि 2 वेक्टर को जोड़ने का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, एक वेक्टर को हमने a मान लिया, दूसरे को b मान लिया, है ना, हालांकि दोनों तो बराबर है। तो आप क्या किए होगे कि a की जगह पे रखोगे 100, b की जगह पे रखोगे 100, और 2 गुने a 100 b 100 रख दोगे, और cos थीटा, और थीटा की जगह आप रख दोगे 60 डिग्री। थीटा जब आप 60 डिग्री रखोगे तभी आपका ये सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा बताते हैं आपको। कभी भी 2 वेक्टर के बीच जो एंगल देखा जाता है वो तब देखा जाता है जब दोनों वेक्टर का या तो हेड से हेड जुड़ा हो या टेल से टेल जुड़ा हो। जैसे इस वेक्टर का हेड कहाँ है? यहाँ, और इस वेक्टर का हेड कहाँ है? यहाँ, यानी इसका टेल कहाँ है? यहाँ। तो हेड से टेल के बीच में एंगल कभी नहीं देखा जाता है बच्चों, हेड से टेल के बीच में एंगल नहीं देखा जाता। तो आप या तो इस वेक्टर को आगे बढ़ाओ, ऐसे करके आगे की तरफ बना दो। जब आप इस वेक्टर को आगे की तरफ ले गए
तो अब इसका टेल और इस वेक्टर का टेल साथ में जुड़ा हो तो जो ये एंगल होगा यही दोनों वेक्टर के बीच का कोण होगा। और ये एंगल होगा कितना, ये टोटल 180, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और अब आप यहाँ पे 120 डिग्री रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर का बीच का कोण 60 डिग्री नहीं है, 120 डिग्री है। समझ में आया बात? तो चलिए अब हम बना देते हैं। r इज इक्वल टू अंडर रूट 100 का स्क्वायर, फिर 100 का स्क्वायर, फिर 2 गुने 100 गुने 100 गुने कॉस 120 डिग्री, है ना। तो स्क्वायर नहीं करते हैं हम, ऐसे ही रहने देते हैं। 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 गुने 100 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। गुना करके क्या टाइम पास करना है इसमें। अच्छा इधर आते हैं, 2 गुने ये भी 100 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 100 का स्क्वायर 100 गुने 100 का स्क्वायर गुने कॉस 120 का मान -1/2 होता है। तो 2 से हम लोग 2 काट सकते हैं, ठीक है। इधर आता है कि 2 गुने 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, और ये 100 का स्क्वायर सिर्फ है, 2 तो इसका कट गया है। तो आप देखो कि 2 100 का स्क्वायर में से एक 100 का स्क्वायर घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 100 का स्क्वायर। ये 2 नहीं रहेगा, 100 का स्क्वायर बचेगा। और फिर आप स्क्वायर से रूट काट दो तो r बराबर कितना आ गया, 100। वेरी सिंपल। ये दोनों को जोड़ोगे तो आंसर भी कितना आएगा, 100 आएगा। और एक ट्रिक सीख लो, कभी भी 120 डिग्री पर अगर सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को जोड़ना हो तो उनका रिजल्ट भी सेम आएगा। मतलब जैसे 10-10, जैसे एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं 10 न्यूटन का कोई है इधर और 10 न्यूटन का कोई इधर है, ठीक है ना, 10-10 का, और दोनों के बीच 120 डिग्री का एंगल है, तो 10-10 को जोड़ के आएगा भी 10 ही, और कहाँ आएगा, दोनों के बीच में, मतलब इधर से भी 60 इधर से भी 60, तो आंसर 10 ही आएगा। तो खैर ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमसे। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, ऐसे ही पढ़ते जाइए मज़े से। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इज़ इट पॉसिबल कि m क्रॉस m m ही हो जाए। क्या m क्रॉस m क्रॉस m ही हो सकता है? तो आइए ज़रा देखते हैं कि m क्रॉस m क्यों नहीं m हो सकता है या हो सकता है। इस सॉल्व करने वाला नहीं है, सिंपल सा सवाल है ये। तो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, कहता है कि m क्रॉस m क्या m हो सकता है? हो सकता है। कब हो सकता है? हम लोग देखो वेक्टर ही रखना है ना, तो हम लोग तो एक जीरो वेक्टर ही पढ़े हैं। तो जीरो वेक्टर, 0 गुने 0 क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। तो अगर m वेक्टर इज ए नल या जीरो वेक्टर, है ना, इफ़ m वेक्टर इज ए नल या ज़ीरो वेक्टर देन m क्रॉस m बराबर m इज पॉसिबल। ठीक है, कि यदि m एक जीरो वेक्टर या नल वेक्टर होगा तभी ये जाके संभव है, यानी ये संभव है ना। कहेंगे यस पॉसिबल, लेकिन कब पॉसिबल है? जब आपका ये एक ज़ीरो वेक्टर होगा, m क्या होगा, एक जीरो वेक्टर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल। अब देखिए यहाँ से जो सवाल है 21, 22, 23, 24 और 25 सवाल, ये बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। मतलब कि सभी के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। लेंदी सवाल है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, और लास्ट में अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा इसका सॉल्यूशन, कहने का मतलब है कि गुना भाग और स्क्वायर रूट करना अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। हम लोग तरीका सीखेंगे सवाल को बनाने का, ठीक है। और फिर आप मेहनत करेंगे थोड़ा सा और आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे उसका। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है, देखिए ध्यान से। ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाई 4 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड देन बाई 5 मीटर इन ईस्ट। एकदम आराम से इन सवालों को बनाना है, क्योंकि ये सवाल थोड़े से हैं, है ना, बढ़िया सवाल हैं ये। ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाई 4 मीटर इन नॉर्थ साउथ इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड देन बाई 5 मीटर ईस्ट and lastly thrown 6 meter in the direction of 60 degree north of east. Calculate the total distance for the starting point. इस सवाल को आप दो तरीके से बना सकते हैं।
लेकिन एक ही सवाल को दो तरीके से बनाने से बेहतर है कि इस सवाल को जो जिस तरीके से ये दिया हुआ वैसे बना देता हूँ, और इसका अगला सवाल जो होगा उसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बनाने का, फिर आप इस सवाल को भी उस शॉर्ट ट्रिक पर बनाने की कोशिश करना और बन जाएगा आपसे सवाल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें तो डायग्राम दे दिया है, और डायग्राम न भी दिया होता ना तो सवाल बन जाता आपसे, ये गारंटी है हमारी। हम आपको सिखाते हैं और बन जाएगा आपसे। चलिए तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहले तो हम लोग बच्चों एक ओरिजिन बना लेते हैं और डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन याद कर लें आप, जैसे ऊपर में हमेशा नॉर्थ होता है, ये याद रखिएगा, नीचे में साउथ, दाएं ईस्ट होता है और बाएं वेस्ट होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन का प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा तो बहुत अच्छा होगा। अब क्वेश्चन आपके लिए हम पढ़ते जाते हैं और बनाते जाते हैं सवाल को। हम इसके ओरिजिन को, मतलब जहाँ पे ये 0 0 सब कुछ है, इसको हम लोग ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं, ओरिजिन है हमारे लिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक पार्टिकल को डिस्प्लेस किया गया है 4 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट का मतलब होता है साउथ और वेस्ट के बीच में। ये साउथ है, ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट के बीच में कितना डिस्प्लेस किया गया? 4 मीटर। तो सीधे 45 डिग्री, यानी बीचों बीच आपको लाइन खींचना है ऐसे, और इस पर लिख देना है 4 मीटर। और आप चाहे इधर से 45 लो या इधर से 45 लो, क्योंकि पता है 45 45 तो 90 होगा, तो दोनों तरफ 45 होगा, तो कहीं भी ले लो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसी को ले लिया 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। और ये 4 मीटर आया इधर की तरफ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके लिए क्वेश्चन सुनिए। आगे है देन बाई 5 मीटर ईस्ट। तो वो ईस्ट की तरफ चला, यहाँ से ईस्ट किधर पड़ेगा? देखो ईस्ट इधर की तरफ, सीधे इधर चलना है। कितना चला है? 5 मीटर चला है। तो इसको 5 मीटर, आप इसको 5 मीटर ईस्ट चलाइए, ठीक है। और ये तीर बना दीजिए, ठीक है। तो ये 5 मीटर चला ईस्ट, ठीक है। और आगे कहता है एंड लास्टली थ्रू 6 मीटर इन डायरेक्शन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब 6 मीटर चला है एक ऐसी दिशा में जो 60 डिग्री उत्तर की तरफ है। किससे? पूरब से। तो चलिए, हमारा पूरब तो यही है बच्चों, पूरब तो यही है ना। अब पूरब से 60 डिग्री किधर? इधर कि उधर, नीचे कि ऊपर? तो कहता है उत्तर की तरफ। तो उत्तर की तरफ ऊपर है, उत्तर की तरफ चला है पूरब से कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो उत्तर की तरफ चलाइए, ऐसे करके चला दीजिए, ऐसे करके चला दीजिए, और ये एंगल कितना बनाइए? 60 डिग्री पूरब से। यही ना पूरब है हमारा, पूरब से 60 डिग्री उत्तर। तो उत्तर तो ऊपर ही पड़ता है, उधर चला है। और कितना चला है? 6 मीटर चला है, और वो पहुंच गया एक जगह पर। तो फाइनली हमको कहता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाइए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल से, है ना। इनिशियल कहाँ था? यहाँ था। यहाँ से यहाँ जो चला है बच्चों, देखिए मैं डॉटेड लाइन बनाता हूँ आपके लिए। ये जो चला है यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है, यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये थोड़ा सा गोल हो गया, एकदम सीधा होगा, है ना। एकदम सीधा बनाते हैं आपके लिए। देखिए ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। यही डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। तो हम डायरेक्ट इसमें सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए तो आपको वेक्टर पढ़ाया गया है। डायरेक्ट इसमें सॉल्व करने में बड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग वेक्टर का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वेक्टर का ही इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। और इसके लिए हम लोग इसका कुछ नाम रख देते हैं। जैसा कि इसका हम नाम रख देते हैं, जैसे ये O है, इसको हम लोग कहते हैं M, इसको कहते हैं N, और इसको कहते हैं P, ठीक है ना। नाम दे देंगे तो कहने में और बोलने में और समझने में हमें आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए एक एक को सॉल्व करते हैं बच्चों। पहले OM को देखते हैं। चलिए आइए, OM एक वेक्टर है। अच्छा, OM देखिए तो बच्चों, OM का अगर कंपोनेंट तोड़ा जाए, है ना, कंपोनेंट तोड़ा जाए तो एक टूटेगा किधर? इधर की तरफ। और ये कौन सी दिशा है? आप जरा वो आई कैप और जे कैप पर भी ध्यान दीजिए। इधर वाला क्या दिशा लेते हैं हम लोग? जैसे ये अगर आपको साइड में हम बना दें तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव आई कैप होता है, इधर की तरफ क्या होगा? निगेटिव आई कैप होगा। ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव जे कैप होता है। नीचे क्या होता है? निगेटिव जे कैप होता है। ये तो आपको पता ही है। तो उसी से हम लोग तोड़ेंगे इसको।
तो इधर के डायरेक्शन को हम लोग लिखते हैं माइनस, ठीक है, माइनस आई कैप। तो अगर हम 4 मीटर को तोड़े इधर, तो क्योंकि एंगल इससे सटा हुआ है, तो जिससे एंगल सटा होता है उसको कहते हैं कॉस। तो ये हो जाएगा 4 कॉस 45 डिग्री, और क्योंकि इधर की तरफ है तो हम ये लगा देंगे आई कैप, ठीक है। अब इसी का एक टुकड़ा, ओ एम का ही एक टुकड़ा इस पर भी तो टूटेगा। ये किधर है बताइए, नीचे या ऊपर? तो इसका तीर देखिए इधर है, तीर टूटेगा तो इधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये 4 मीटर को हमने इस पर तोड़ा, 4 मीटर को इस पर तोड़ा तो कितना आया, ये आ जाएगा नीचे की तरफ माइनस आ जाएगा, है ना। और ये है 4, और ये एंगल इसके साथ था तो इसके साथ साइन आ जाएगा, तो 4 साइन 45 डिग्री, और नीचे है तो क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो -4 गुने कॉस 45 1/√2 आई कैप, -4 साइन 45 भी 1/√2 जे कैप। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, √2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, 1 2 इसका √2 से √2 बार में कट जाएगा, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 आई कैप, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको। यहाँ भी काटेंगे तो √2 बार में कट जाएगा, तो 2√2 जे कैप। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से बच्चों ओ एम तो हो गया, अब आते हैं एम एन पे। तो ज़रा एम एन पे ध्यान दीजिए आप सभी लोग, एम एन पे। तो एम एन किधर की तरफ डायरेक्शन है, देखिए तो ज़रा यहाँ से इधर की तरफ। ये कौन सा है, ईस्ट है, और ईस्ट में भी ये कौन सा है, कि इसको क्या लेते हैं हम लोग, आई कैप। क्या लेते हैं इसको, इधर के डायरेक्शन को क्या लेते हैं हम लोग, आई कैप। तो इसमें एक ही दिशा ही है, तो तोड़ने ओड़ने का झंझट कोई है ही नहीं इसमें, तो हम इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं। कितना था ये, 5 मीटर था, ये देखिए कितना है, ये 5 मीटर है, तो इसको 5 मीटर लिख देते हैं। तो 5 किधर की तरफ, आई, और कौन सा आई, प्लस आई की तरफ था, इधर की तरफ था, है ना। तो +5 आई कैप, इसको समीकरण 2 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, यहीं से समझ लीजिए, ये हमारा अगला वेक्टर यहाँ से यहाँ न गया हुआ है, ये गया हुआ एन पी। इस एन पी को तोड़ना पड़ेगा हमें, एन पी को तोड़ना पड़ेगा। तो एन पी का एक टुकड़ा आएगा किधर बच्चों, इधर। ये कौन है, आई डायरेक्शन, आई के पे, और एक जाएगा ऊपर, ये कौन है, जे कैप। तो आई भी प्लस में, ऊपर है तो जे भी प्लस में, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो आई के साथ सटा हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ सटा हुआ है, तो एक्स में जाएगा कॉस और वाई में क्या जाएगा, साइन, ठीक है। तो आप डायग्राम बढ़िया से देख लीजिए, हम नीचे जा रहे हैं, डायग्राम आपको अब नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको तोड़ते हैं। क्या नाम था इसका, एन पी, ठीक है बच्चों। एन पी बराबर हमने तोड़ दिया, क्योंकि ये 6 मीटर था, तो 6 और टूटा कॉस 60 डिग्री आई कैप, ठीक है। और ऊपर था, क्योंकि एक ऐसे था तो एक इधर टूटेगा और एक ऊपर, ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, तो +6 साइन 60 डिग्री जे कैप, ठीक है। 6 कॉस 60 का मान 1/2 आई कैप, 6 साइन 60 का मान √3/2 जे कैप। 2 से 3 बार में कटा तो 3 आई कैप हो जाएगा, ये 2 से 3 बार में कटा तो 3√3 जे कैप हो जाएगा। ये है आपका एन पी, समीकरण 3। अब आपके पास तीनों का तीनों वेक्टर, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 मिल गया है। अब आपको करना क्या है, तो टोटल ये एक एक छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट था, इन सब को जोड़ देना है, आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से इन तीनों को जोड़ेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो आइए हम जोड़ते हैं और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तीनों समीकरणों को जोड़ के और टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालते हैं, ठीक। तो हम कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर ओ एम प्लस एम एन और प्लस एन पी, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या था हमारा, ओ पी था ना। आइए डायग्राम में एक बार दिखा दें आपको। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल। तो ओ पी चाहिए, तो ओ पी किसके बराबर होगा,
तो ओ एम प्लस एम एन और एन पी तीनों को जोड़ के आएगा। ठीक है, अब इन सब का मान हम लोग निकाल चुके हैं। ओ एम का मान है हमारे पास, ओ एम का मान है, यहाँ आपका एम एन का मान है और फिर एन पी का मान है। तो तीनों को हम जोड़ के आपको दिखाते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो बराबर में आइए, चलिए ना, ये ओ पी था, ये ओ पी इसका मान है, टोटल डिस्प्लेसमेंट को ओ पी बोलते हैं। ठीक है ना, बराबर। चलिए ओ एम का मान रखते हैं। तो पहले समीकरण से ओ एम का मान -2√2 आई कैप और -2√2 जे कैप। ठीक है बच्चा, अब आते हैं प्लस, ये तो ओ एम का मान हो गया। अब आते हैं प्लस, हम लिखते हैं एम एन का मान। एम एन का मान तो आपको दिख ही रहा होगा, ये है एम एन का मान 5 आई कैप, बस जोड़ दीजिए 5 आई कैप। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस। अब एन पी का मान, एन पी का मान यहाँ दिख ही रहा आपको, 3 आई कैप और 3√3 जे कैप। तो 3 आई कैप प्लस 3√3 जे कैप। अब आपको सिंपल जोड़ करना। आप क्या निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो ओ पी। क्या निकाल रहे हो बच्चों? आप निकाल रहे हो ओ पी। ठीक है, सिंपल जोड़ है, मतलब सब आई वाले को जोड़ दीजिए, जे वाले को जोड़ दीजिए, और आई वाले को अलग और जे वाले को अलग। तो आई वाला देखिए यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो 5 या 3 8, 8 में से दे कितना चला गया? 2√2। ये हो जाएगा 8 - 2√2 और ये मिलके क्या हो गया? आई के प्लस। आगे बढ़िए, अब जे वाला देखिए, जे वाला यहाँ है, जे वाला यहाँ है, ये प्लस में और ये माइनस में है। तो 3√3 - 2√2 हो जाएगा 3√3 - 2√2 जे कैप। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऊपर का था ये, है ना, ये ऊपर का था। अब हमको ओपी मिल गया। अब इस इक्वेशन को सेकंड पेज में लिख के बताते हैं अब क्या करना है आपको। आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में है, और आपको अगर पूछे हुआ मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो हम मैग्नीट्यूड भी निकाल के दिखाते हैं। हालांकि एक आंसर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए इस वैल्यू को हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं। कितना वैल्यू था? 8 - 2√2, यहाँ 8 - 2√2 आई कैप और 3√3 - 2√2 जे कैप। चलिए 8 - 2√2, चलिए 8 - 2√2 आई कैप प्लस 3√3 - 2√2 जे कैप। ये था बच्चों ओपी का मान। चलिए आपको दिखाते हैं ठीक से। ये तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया, आंसर भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में निकला। किस फॉर्म में बच्चों? वेक्टर। अब आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी ओपी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सिंपल देखो, आई किधर होता है? देखो बच्चा, आई किधर होता है? आई होता है इधर। ठीक है, और जे किधर होता है? इधर होता है ना, आई कैप जे कैप। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सिंपल एक वेक्टर की तरह समझो ना, जैसे करते थे। तो इन दोनों का जोड़ क्या होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में जानते ही हो कि अगर इन दोनों का रिजल्टेंट तो यही ना बच्चों, यही ना है रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट तो यही है, यानी ओपी तो यही है आपका, है ना। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए हमको तो क्या करना होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, निकल जाएगा। तो चलिए वही काम करते हैं। ओपी का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो ये हो जाएगा √ आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले। आई वाला कितना था? 8 - 2√2 का स्क्वायर प्लस जे वाला कितना है? 3√3 - 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करिए, घटाइए, वर्गमूल निकालिए, और सब कुछ करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली मैं आंसर आपको सीधे लिख देता हूँ, क्योंकि अब इसको सॉल्व कर पाना जो है वीडियो काफ़ी, एक ही सवाल जो है लगता है हमको 15-20 मिनट लग गया आपको समझाने में। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ओपी का, ये तो गुना भाग है, इसमें फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है। तो गुना भाग करिएगा तो हो जाएगा 5.68 मीटर, या इसके लगभग में आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरा बात, अगर आप डायरेक्शन भी चाहते हैं, एंगल भी चाहते हैं कि एंगल क्या लग रहा है, तो मैं एंगल समझाता हूँ आपको। देखिए बढ़िया से समझ में मज़ा आ जाएगा आपको। तो जैसे आपको बताया मैंने कि बच्चा ये है आई कैप, क्या है ये? इधर आई कैप, और इधर क्या है? जे कैप, वाई वाला जे कैप होता है, और ये आपका रिजल्टेंट जो कि अभी आपने निकाला ओपी का मैग्नीट्यूड, है ना। अब ये रिजल्टेंट कितना डिग्री पर लग रहा है? किससे? आई से बताते हैं, एक्स एक्सिस से। ये आपका एक्स है ना, एक्सिस है भाई, हाँ एक्स एक्सिस है।
तो एंगल क्या लग रहा है, थीटा, क्योंकि थीटा ही बताना होता है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका थीटा भी बताना पड़ता है। तो tan थीटा अगर आप निकालोगे इसमें, tan थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटा आधार। तो ये लंब वाला, ये जे वाला आपके पास क्या टर्म था, देखो ये जे खाली थोड़ी ना है, जे वाला तो पूरा आप अच्छा से निकाले हुआ, ये आई के साथ है और ये जे के साथ है। जे का ये कह सकते हैं इसको कंपोनेंट है और आई में ये कंपोनेंट है, ठीक है। तो हम इनका मान भी रख देते हैं, ये तो आई और जे डायरेक्शन के लिए दिखाया था ना यहाँ पे। अब इसका मान है, इस वेक्टर का मान जो है वो है 8 माइनस 2√2 और इस वेक्टर का मान है 3√3 माइनस 2√2। बड़ा आसान, ठीक है, ये इनका मान है। तो अगर आप निकालते हो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना हो जाएगा इसके लिए, 3√3 माइनस 2√2 और आधार क्या हो जाएगा 8 माइनस 2√2। इसीलिए अब तो यहीं पे छोड़ दो या फिर एक काम करो, थीटा tan उधर भेज दो, तो tan इनवर्स 3√3 माइनस 2√2 बट्टा 8 माइनस 2√2 और यहाँ पर लाके छोड़ दो, इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, तुमको एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो यहीं पे, यही तुम्हारा आंसर हो गया। किताब में वो कैलकुलेट करके आंसर दिए हुआ है, उससे तुमको कुछ लेना देना नहीं है। तो प्रोसेस सीखना, कभी भी एग्ज़ाम में इस तरीके का इतना ज़्यादा लेंदी प्रश्न कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको अगर आसान सवाल पूछेगा तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए और प्रोसेस पता रहेगा तो आप बिल्कुल बना लेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी 4 गो सवाल दिया हुआ है इसमें। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है और ऑलरेडी 36 मिनट हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर एंड करें और अगला जो वीडियो आएगा तब तक आप जो है ये क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 और 25 इसको बनाएंगे, है ना। और बना के और हम अगला वीडियो आए उससे पहले आपको बना लेना है, क्योंकि कल जो इसका नेक्स्ट डे इसका वीडियो आएगा, ठीक है, इसके जस्ट बाद दूसरा वाला आगे का वीडियो आएगा, तो उसमें हम उसका सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 11th में है, 12th में है, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाऊँ। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।